बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेके चल रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो इससे पहले की वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार किया होगा। अगर वो टॉपिक आपको आता है तो डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक समझना आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जो कैपेसिटर्स आप पहले पढ़ के आ रहे हैं उसके हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन होंगे आपकी बुक में, सिलेबस में, वो दो कॉम्बिनेशन है। नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन और नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रहे डियर स्टूडेंट्स, सीरीज कॉम्बिनेशन आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहीं पे नोट कर लें, अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें कि डियर स्टूडेंट्स सीरीज कॉम्बिनेशन भी आपके इस चैप्टर का बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और जो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये दोनों सब टॉपिक्स हैं कैपेसिटर वाले टॉपिक के, तो इनको आप लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। ठीक है जी, तो आपने बुक के ऊपर मार्क कर लेना है। तो फिर स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो आखिर कैपेसिटर्स का कनेक्शन हमें सीरीज में क्यों करना पड़ रहा है, क्यों हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमें डियर स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन होगा आपका। तो फिर याद रख लें डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की, टोटल कैपेसिटेंस की, या आप सिर्फ कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू कम चाहिए होती है, वहाँ पे आप डिफरेंट कैपेसिटेंस के जो कैपेसिटर्स होते हैं इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको कम चाहिए होती है, वहाँ पे आप डिफरेंट कैपेसिटेंस के जो कैपेसिटर्स होते हैं इनको आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तभी आपको कम कैपेसिटेंस मिलती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको कम मिलती है। क्लियर। और जहाँ पे आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा चाहिए होती है, वहाँ पे आप कैपेसिटर्स को पैरेलल कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया, तो पहले क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। तो अब डियर स्टूडेंट्स आपके लिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना आज के इस लेक्चर में, वीडियो में समझना, वो है डायग्राम। डायग्राम समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जो मैथमेटिकल चीज़ें सॉल्व करेंगे वो तो आपके लिए 1 मिनट का खेल होगा। ठीक है, वो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे जैसे देखते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी। लेकिन ज़्यादा जो आपने फोकस रखना है वो डायग्राम पे रखना है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे जो कंसेप्चुअल बच्चे स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं वो यहाँ पे तवज्जो देंगे। जो सिर्फ पकी पकाई खीर लेने आए हैं वो डियर स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे जब हम चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। क्लियर। तो फिर स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो डियर स्टूडेंट्स बुक की डायग्राम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टोटल 3 कैपेसिटर्स लेंगे। याद रहे, इन कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी ना वो डिफरेंट होगी। यानी कि आपको पता है कैपेसिटेंस मैं बता चुका हूँ कि हर कैपेसिटर की जो चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी होगी ना वो डिफरेंट होगी। यानी कि इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, इसकी वैल्यू कुछ और होगी। तो हमने ये 3 कैपेसिटर लिए, C1, C2 और C3। इन तीनों को डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लाइन में हमने अभी प्लेस किया हुआ है, पुट किया हुआ है, आपस में कनेक्ट नहीं किया हुआ। तो आपने 3 कैपेसिटर लेने हैं और इस तरह से एक लाइन में प्लेस कर देने हैं। अब डियर स्टूडेंट्स जो इन 3 कैपेसिटर्स का हमने आपस में कनेक्शन करना है वो एंड टू एंड करना है या साइड बाय साइड करना है। ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर का जो कनेक्शन होता है वो किस तरह का होता है। तो नीचे डिफरेंट ऑप्शंस होंगी, तो आप साइड बाय साइड, आपकी बुक की फर्स्ट लाइन में ये मेंशन किया गया है, साइड बाय साइड की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे या एंड टू एंड की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। बातें याद कर रहे हैं ना, तो इसी तरह से अगर याद करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको अभी 10-15 मिनट में ये टॉपिक समझ आ जाएगा। तो 3 कैपेसिटर्स हैं, C1, C2, C3। अब इन तीनों कैपेसिटर्स को आप यहाँ पे देखें तो ये एक प्लेट राइट साइड पे आपको नज़र आ रही है और दूसरी लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही है। तो कैपेसिटर की 2 ही प्लेट्स हैं, ये उसके 2 एंड आ गए। इस तरह इसकी भी 2 प्लेट्स हैं, ये 2 एंड आ गए। इसी तरह ये 2 प्लेट्स हैं कैपेसिटर C3 की और ये दोनों के हैं उसके एंड्स हैं। तो अभी देखें हमने इनको आपस में जोड़ा नहीं हुआ, अलग अलग ही हैं, सेपरेट रखे हुए हैं एक लाइन के अंदर। अब हमने कनेक्शन कैसा करना है, साइड बाय साइड या एंड टू एंड। सीरीज में जो कनेक्शन रहेगा वो एंड टू एंड या साइड बाय साइड। ये मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ बेटे आपको याद हो जाए। तो ये देखें जी, ये कैपेसिटर C1 है,
इसकी जो राइट साइड वाली प्लेट है, इसका जो एंड है इसको मैं कनेक्ट करने लगा हूँ C2 कैपेसिटर की लेफ्ट वाली प्लेट से। तो ये देखें, इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में आप जोड़ दें, एंड को जोड़ दें, ये मैंने जोड़ दिया। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स इन दोनों को भी आपस में आप जोड़ दें, तो ये मैंने जोड़ दिया। अब देखें, ये कैपेसिटर इस कैपेसिटर से कनेक्ट हो गया। कैसे कनेक्ट हुआ है? एंड टू एंड, एंड टू एंड। और यहाँ पे देखें, ये कैपेसिटर इस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हो गया। तो ये कैसा कनेक्शन है? ये एंड टू एंड या साइड बाय साइड कनेक्शन किया गया। तो अब ये डियर स्टूडेंट्स तीनों कैपेसिटर्स जो हैं ये साइड बाय साइड यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। एक ही लाइन के अंदर 3 कैपेसिटर जो हैं वो कनेक्ट किए गए हैं। क्लियर यहाँ तक? तो इस कैपेसिटर की इस प्लेट से जो एंड बचा वो ये वाला है, और इस कैपेसिटर की इस प्लेट से जो एंड बचा वो ये वाला है। अब हमारे पास ये सिर्फ 2 एंड्स रह गए हैं, यानी कि सीरीज ये 2 एंड्स रह गए हैं, बस ये 2 कनेक्शन, ठीक है ना। आपस में ये तीनों सीरीज में कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन ये 2 एंड हमारे पास बच गए। अब इन 2 एंड्स के साथ डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? बैटरी को कनेक्ट करेंगे। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, और बैटरी का पोटेंशियल क्या है? V। तो अब बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको आप कनेक्ट कर दें इस कैपेसिटर के जो लेफ्ट साइड वाली प्लेट है उसके एंड से। तो ये देखें, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये यहाँ पे कनेक्ट कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स इन दोनों टर्मिनल्स को भी हम यहाँ पे एंड्स को कनेक्ट कर देते हैं। ये देखें, ये ज़रूरी नहीं है इस तरह से डॉट डॉट बनाना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप सीधी एक लाइन भी लगा सकते हैं। और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा इसको आप दूसरे एंड से कनेक्ट कर दें। ये देखें, ये है ना बैटरी का दूसरा टर्मिनल, तो इसको भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर दें। लो जी, तो ये आपके पास एक कंप्लीट डायग्राम बन जाएगी। फिर से सुन लें, 3 कैपेसिटर्स एंड टू एंड कनेक्ट हुए, और यहाँ से आपने इस C1 कैपेसिटर की जो लेफ्ट साइड वाली प्लेट है उसको कनेक्ट कर देना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और इस तरह से कैपेसिटर C3 की जो प्लेट है राइट साइड वाली उसको आपने कनेक्ट कर देना है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये आपके पास सर्किट जो है ये कंप्लीट हो चुका है, एक क्लोज लूप बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर करंट फ्लो कर सकता है। और यहाँ पे देखें, बैटरी के साथ हमने एक की को कनेक्ट किया हुआ है जिसको आप स्विच बोल सकते हैं, यानी कि आप अपनी मर्जी से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर बीच में डॉट होगा तो इसका मतलब होगा कि की जो है, स्विच जो है वो ऑन है। अगर ये डॉट हट जाए तो फिर इसका मतलब होगा कि स्विच जो है, की जो है वो ऑफ है। ऑन रखना पड़ेगा क्योंकि करंट को फ्लो करवाना है। ठीक है जी, तो ये है सर्किट डायग्राम। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें आपने जो चीज़ समझनी है वो अब स्टार्ट होने जा रही है। अगर मैं बुक की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताऊं तो सिर्फ 1 मिनट में आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स वो एक्चुअल में जो कंसेप्ट है ना वो नहीं है। तो पहले आप कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करें, फिर हम वो बात करेंगे जो बुक वाला बात करेगा। ठीक है ना, तो पहले ज़रा गौर से सुनिएगा, जो कंसेप्चुअल बच्चे हैं वो ज़रा तवज्जो से बैठें। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पता होना चाहिए कि इस कैपेसिटर की जो लेफ्ट साइड वाली प्लेट है इस पर कौन सा चार्ज होगा। तो पहले आपने इस तरह से याद रखना है। देखो, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो ये तो कैपेसिटर की प्लेट्स क्या है? न्यूट्रल। तो पॉजिटिव की चार्ज और नेगेटिव की तादाद क्या होगी? बराबर। न्यूट्रल का मतलब यही है ना। तो यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव को, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ऐसे ये ऐसे खींचता हुआ इस प्लेट पे जाकर डिपॉजिट कर देगा। ये बात ध्यान में बिठाइएगा। वो चाहे एक कैपेसिटर की प्लेट हो, चाहे वो 3-4 लगे हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये पिछली वीडियो में मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ बातें। तो नेगेटिव निकलते जाएंगे, वो दूसरी साइड पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या आता जाएगा? पॉजिटिव आता जाएगा। पीछे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। सिर्फ पॉजिटिव बच जाएंगे। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये वाली जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब यही बात आपकी बुक ऐसे करती है कि जो बैटरी है ये चार्ज प्लस क्यू जो है वो सप्लाई करती है इस कैपेसिटर की इस प्लेट को, यानी कि वही चार्ज जाता है इस प्लेट पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। ये वो कन्वेंशनली बात करता है, यानी कि इसकी कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो नहीं करेगा। कन्वेंशनली आप ये बात कर सकते हैं कि भी पॉजिटिव गया इस प्लेट पे और नेगेटिव गया इस प्लेट पे। ये आप बात कर लें तो कोई इतना बड़ी गलती नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और दूसरी, क्योंकि फ्लो तो हो गया ना, तो वो दूसरी साइड पे जाके दूसरी प्लेट पे डिपॉजिट कर देगा। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ बड़ी डिटेल में। मैट्रिक में हम इतना कॉन्सेप्ट देते नहीं है क्योंकि बच्चे थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप माशाल्लाह सारे अच्छे बच्चे हैं, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने आए हैं इस वीडियो पे, इसीलिए आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब किया हुआ है।
जिन्होंने नहीं किया वो हमसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो आपको यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं, फिर उसके बाद पकी पकाई खीर भी देंगे जिसकी वजह से आप आए बैठे हैं इस वीडियो पे। तो पहले ये चीज़ें याद करें। तो ये पॉजिटिव जो है टर्मिनल, ये नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो हैं, प्लेट तो न्यूट्रल है ना। तो उसमें से वो नेगेटिव अगर खींच ले बैटरी तो पीछे क्या बचेंगे, सिर्फ पॉजिटिव। तो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो नेगेटिव यहाँ पे बैटरी डिपॉजिट करवा देगी, तो इस प्लेट पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर एक कैपेसिटर है तो फिर इस प्लेट पे आ जाएगा नेगेटिव। तो ये कहानी पीछे समझा चुका हूँ, असल कहानी यही है। लेकिन आप इसको याद करने के लिए ऐसे कह सकते हैं कन्वेंशनली कि भी पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे डिपॉजिट हो जाएगा और नेगेटिव इधर हो जाएगा। तो आखिर में जो थीम बनता है ना वो यही बनता है। ठीक, तो बच्चे आप इसको भी याद कर सकते हैं। तो अब ज़रा यहाँ पे गौर कीजिएगा, बस एंड होने वाली है डायग्राम। जब पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे आएगा तो डियर स्टूडेंट्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर एमसीक्यू करवा चुका हूँ, बाकायदा बना के दिया था। देखिए ना, हर एक चीज़ हम आपको क्लियर करवाते हैं। तो यहाँ पे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन अगर इस प्लेट पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ऐसे ही होगा ना, अपोजिट चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, किस वजह से डियर स्टूडेंट्स, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और ये बात आपकी बुक की थ्योरी में लिखी हुई है, वहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ ड्यू टू इंडक्शन। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहें या सिर्फ इंडक्शन कहें, एक ही बात है। अब डियर स्टूडेंट्स अगली बात जरा गौर से सुनिएगा। ये क्या है, ये तो वायर है, कंडक्टर है, तो यहाँ से तो चार्ज फ्लो करेगा ना। तो अब ज़रा गौर से सुनिएगा एक बात, ये पॉजिटिव प्लेट जिस पे चार्ज आया सबसे पहले, ये क्या है, न्यूट्रल प्लेट, इस पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो अब यहाँ से जो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज, उसको ये वाली प्लेट क्या कर रही होगी एट अ टाइम, जिस टाइम पे यहाँ पे नेगेटिव आ रहा होगा उसी टाइम ये पॉजिटिव उन पॉजिटिव को रिपेल कर रहा होगा और नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। यानी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, खींच के यहाँ पे इकट्ठा कर देगा। जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि नेगेटिव आया है। वो असल में तो यही कहानी चल रही होगी ना कि ये प्लेट इस वाली प्लेट से नेगेटिव को खींच रही है, नेगेटिव को खींच रही है, नेगेटिव यहाँ पे आ गए सारे, जो हम कह रहे हैं ड्यू टू इंडक्शन आ रहे हैं, वो असल में ये वजह है, इसको समझें। और यहाँ पे पॉजिटिव भी होंगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव को कहेगा भाई आपकी ज़रूरत नहीं है मेरे पास आने की, आप उधर ही रहे। तो इसका मतलब इस प्लेट पे कौन से चार्ज आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। सही, नेगेटिव निकल के इधर सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं। अब इसी तरह फिर अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव। अब वो जो हम ड्यू टू इंडक्शन बोल रहे हैं ना, वो असल कहानी क्या है कि भाई ये पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव को खींच रहे हैं, नेगेटिव को खींच रहे हैं, नेगेटिव को खींच के इधर रखी जा रहा है और पॉजिटिव को कह रहा है भाई आप पड़े रहे अपनी जगह पे। तो पॉजिटिव अपनी जगह पे पड़े हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा ना, उनको जरूरत नहीं है खींचने की, तो वो यहीं पे पड़े रहेंगे। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव आप आ गए हैं तो ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन इधर क्या होगा, चार्ज नेगेटिव होगा। तो अब देखें डियर स्टूडेंट्स, वही बुक वाली बात नहीं बन गई। देखें ये असल कहानी थी, ये अभी मैं आपको शॉर्टकट अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। इसको मजीद भी हम क्लियर करेंगे जब आप अगली क्लासों में आएंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतनी बातें याद करें। तो ये वाली देखें पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव। तो वही कहानी नहीं है जो हम शुरू में कह रहे थे कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और यहाँ पे डिपॉजिट कर देगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखें वही कहानी बन गई ना। तो ये है एक्चुअल में कहानी जो यहाँ पे चल रही है डायग्राम में, ठीक। तो अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इस कैपेसिटर पे जितना चार्ज स्टोर होगा, यानी कि देखें ना, इस पे अगर चार्ज की वैल्यू चेक करें, इस पे चार्ज की वैल्यू चेक करें, इस पे चार्ज की वैल्यू चेक करें, तो ये चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, ये डिफरेंट नहीं होगी। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे भी देखे 3+, यहाँ पे भी 3 नेगेटिव, इस प्लेट पे भी 3 पॉजिटिव, इस प्लेट पे भी 3 नेगेटिव, इस प्लेट पे भी 3 पॉजिटिव, इस प्लेट पे भी 3 नेगेटिव, ताकि आपको ये बात याद रह जाए कि चार्ज Q की वैल्यू जो है ये Q1, यहाँ पे चार्ज क्या होगा टोटल Q2 और यहाँ पे टोटल चार्ज क्या होगा Q3। तो इन सारों की वैल्यू जो होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक। अब एक बात और भी याद रखिएगा कि जो बैटरी है ना, ये जिन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके यहाँ पे जाके डिपॉजिट करेगी कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पे या दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पे, तो फिर वो उतना चार्ज वहाँ से खींचेगी जिसमें जिस कैपेसिटर में सबसे कम चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी होगी, उतना चार्ज वहां से खींच के दूसरी प्लेट पे रखेगी।
ये नहीं कि अगर इसके पास ज़्यादा है स्टोर करने की एबिलिटी तो यहाँ से ज़्यादा खींच ले, इसके पास कम है स्टोर करने की एबिलिटी तो इसको ज़्यादा दे दे। कैसे देगा ज़्यादा? वो रख ही नहीं सकता, उसके पास चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी ज़्यादा है ही नहीं। तो इसीलिए बैटरी इनमें से जिस कैपेसिटर के पास चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी कम होगी ना, उतना ही चार्ज खींच के डिपॉजिट करवाएगी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में बिठाइएगा। लो जी, डायग्राम होगी एंड। अब आप यहाँ पे भागना शुरू करेंगे। कैसे? कि सबसे पहले तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड साइड बाय साइड। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आप कैपेसिटर्स को किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो आप कहेंगे साइड बाय साइड, ऑप्शन में देख लीजिएगा, नहीं तो फिर ऑप्शन होगी एंड टू एंड। तो एंड टू एंड आ जाए या साइड बाय साइड आ जाए तो आप वही चीज़ या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। देखें, बड़ी डिटेल में चीज़ें बता रहे हैं, टाइम लगेगा, टाइम लगाएंगे तो चीज़ें आपको आएंगी। अगर आप 15-20 मिनट के लिए आए हैं तो फिर 150 आपका कोई फ़ायदा नहीं है। अब अगली बात आपने याद रखनी है अपनी वर्डिंग में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में बैटरी गिव्स चार्ज क्यू, एवरी कैपेसिटर हैज़ चार्ज क्यू। वही बात बुक वाली कि बैटरी जो है वो चार्ज क्यू जो है हर कैपेसिटर को देगी, इसीलिए हर कैपेसिटर जो है वो चार्ज क्यू ही वैल्यू रखेगा। तो Q1, Q2, Q3 आपस में क्या होंगे? तीनों सेम होंगे। तो फिर डेयर अगली बात देखें, एंड इन सीरीज यानी कि कॉम्बिनेशन में ऑल कैपेसिटर्स हैव सेम चार्ज। जो मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वही मैंने लिख दिया है। तो आप भी इसी तरह से ही ये टॉपिक लिखेंगे। अगर ये बोर्ड में आता है तो आप जो कुछ मैं कर रहा हूँ इसी तरह से ही छापेंगे, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। तो जब चार्ज हर कैपेसिटर वैल्यू सेम रखेगा तो फिर मैं इक्वेशन मैथमेटिकली ये लिख सकता हूँ ना कि जो Q1 है ये वाला, ये Q1 जो है ये बराबर होगा Q2 के, और Q2 बराबर होगा Q3 के, और ये सारों की अगर वैल्यू सेम है तो उस सेम वैल्यू को हम नाम दे देते हैं Q। तो अब देखें, Q1 भी Q के इक्वल, Q2 भी Q के इक्वल, Q3 भी Q के इक्वल। तो तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज की वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो सेम होगी। तो चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा तीनों पे। अब डेयर हम करना क्या चाह रहे हैं? हम यहाँ इस सर्किट से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मैथमेटिकल रिलेशन निकाल रहे हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मैथमेटिकल रिलेशन निकाल रहे हैं। तो फिर ये इक्वेशन याद रखिएगा Q वाली। तो अब आपने एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे नेक्स्ट याद रखना है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्कस हो रहा होगा तो फिर डियर स्टूडेंट्स जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू पूछा जाएगा आपसे। PD से मुराद है पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? इज डिवाइडेड अक्रॉस ऑल कैपेसिटर्स। याद रखिएगा, तमाम कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना ये डिवाइड हो जाएगा, वो उसकी वैल्यू सेम नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और हो सकता है, यहाँ पे कुछ और हो सकता है, यहाँ पे कुछ और होगा। चार्ज की वैल्यू सेम, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ पे पोटेंशियल होगा जी V1, यहाँ पे क्या होगा? V2, यहाँ पे क्या होगा? V3। अब इनकी वैल्यू सेम नहीं होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ऑल कैपेसिटर्स के अक्रॉस वो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, डिवाइड, सेम नहीं रहता। भाई किस वजह से डिवाइड हो जाता है? क्यों डिवाइड हो जाता है? ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो फिर आपकी बुक में ये बात लिखी हुई है कि ड्यू टू किस वजह से डियर स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है? ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो शुरू में बार बार कह रहा था मैं कि ये तीनों कैपेसिटर जो हमने लिए हैं इनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। तो उन कैपेसिटेंस की वैल्यू के डिफरेंट होने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, वो सेम नहीं रहेगा। क्लियर? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको आपने याद रखना है, एमसीक्यू में आपसे पूछी जा सकती है। तो फिर डियर स्टूडेंट्स मैं कह सकता हूं कि जो टोटल पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल ये डिवाइड हो जाएगा तीनों के अक्रॉस। तो फिर ये देखें, टोटल पोटेंशियल इसके अक्रॉस जो डिवाइड होगा वो हो गया V1, इसके अक्रॉस जो होगा वो होगा V2, और इसके अक्रॉस जो होगा वो होगा V3। तो इसके अक्रॉस V3, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V1। तो ये देखें, अगर तीनों को सम करें तो वो उतना बनता है जितना आपके पास शुरू में टोटल था।
तो ये टोटल जो है वो जब डिवाइड हो जाएगा तो उन डिवाइड होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप सम करें, अगर आप उन डिवाइड होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को सम करें तो ये उतना बनता है जितना आपके पास टोटल होगा। तो फिर मैं बात इसी तरह की लिख सकता हूँ ना स्टेटमेंट, तो मैंने लिख दी। अब डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि Q इज इक्वल टू CV होता है, और यहाँ से अगर डियर स्टूडेंट्स मैं V को कैलकुलेट करूँ तो V बराबर आता है Q/C के। क्लियर? अब यही वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, बहुत आसान टॉपिक है। तो जहाँ V है डियर स्टूडेंट्स, इस V का मतलब है टोटल V, इक्विवेलेंट V। तो टोटल V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो V किसके इक्वल है, Q/C के। तो इस V की जगह लिखें Q/C। अब Q कौन सा चार्ज है, टोटल, और C कौन सा है, ये भी टोटल। तो जो C टोटल है ना उसको लिख लें C इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब टोटल ही है, और यही C इक्विवेलेंट हमें चाहिए आज के इस टॉपिक में। क्लियर? देखें V की जगह क्या लिखेंगे, Q/C। तो मैंने Q/C लिख दिया। भाई V अगर टोटल है तो चार्ज भी टोटल, और अगर V टोटल है तो C भी क्या होगा, टोटल। उसी टोटल C को मैंने क्या लिखा है, C इक्विवेलेंट। ये जो इक्विवेलेंट EQ छोटा सा करके लिखा है, इसे सबस्क्रिप्ट्स में लिखा गया है, ठीक है, इसे सबस्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, भाई V1 है, तो V1 है तो फिर यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो ये V1 का फार्मूला बन जाएगा। तो V1 की जगह लिखें Q1/C1, Q1/C1। अब प्लस V2 है तो यहाँ पे भी 2 लिख दें, यहाँ पे भी 2 लिख दें, यहाँ पे भी 2 लिख दें। तो V2 का फार्मूला बन गया Q2/C2। प्लस आगे V3 है तो यहाँ पे भी 3 लिख दें, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। तो V3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, Q3/C3। तो ये देखें Q3/C3। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? देख लें एक नज़र, बहुत आसान। तो अब डियर स्टूडेंट्स ये Q/C इक्विवेलेंट वैसे इज इक्वल टू, अब ज़रा यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये Q1, ये Q2 और ये Q3। तो ये देखें Q1 किसके बराबर है, Q के बराबर। Q2 किसके बराबर है, Q के बराबर। Q3 किसके बराबर है, Q के बराबर। तो इसका मतलब यहाँ मैं हर एक की जगह Q लिख सकता हूँ। तो ये बन गया Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। मैंने कुछ भी नहीं किया, Q1 की जगह Q लिखा, Q2 की जगह Q लिखा, Q3 की जगह भी Q लिखा, क्योंकि चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये बात आप यहाँ पे पढ़ के आ रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स ये Q/C इक्विवेलेंट वैसे इज इक्वल टू, Q सारों में क्या है, सेम, कॉमन आ जाएगा। तो Q आ जाएगा बाहर, अंदर रहेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है जी यहाँ तक? अब डियर स्टूडेंट्स दोनों साइड पे देखें चार्ज की वैल्यू, तो ये Q से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लो जी, ये हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला आ गया है इस सर्किट डायग्राम से। यही हमने कैलकुलेट करना था। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाया जा रहा होगा तब आपने उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फार्मूला याद रखना है वो रखना है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। फिर इसमें जो C1, C2, C3 की वैल्यू दी गई होंगी वो आप पुट करेंगे और फिर इसको रिवर्स करेंगे तो वो सिर्फ आपको C इक्विवेलेंट मिल जाएगा। देखिए ना, जब आपको ये वैल्यूज़ देगा वो, तो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, फिर आपने आंसर निकालना है। तो वो आंसर किसका होगा, 1/C इक्विवेलेंट का होगा ना। तो जब आपको C इक्विवेलेंट चाहिए होगी तो जो आंसर आएगा उसको आप उलट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो वो C इक्विवेलेंट मिल जाएगा। लेकिन याद यही रखें कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है जी। गर्मी बहुत है आपके लिए, गर्मी में भी हम लेक्चर बना रहे हैं ताकि आप सब स्टूडेंट्स का जो है ना वो फ़ायदा हो, नंबर आपके पूरे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आपसे सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, अपने तमाम दोस्तों को इसका लिंक शेयर करेंगे। ये आपका अपना चैनल है, ये सारी मेहनत डियर स्टूडेंट्स हम आपके लिए करते हैं और आपके पैसे भी बचाते हैं ताकि आप अकेडमी ना जा सकें। यहाँ पे पैकेज तो आपके पास माशाल्लाह होता ही है ना, तो आप यहाँ पे अच्छे से अच्छा लेक्चर तैयार करें, अच्छे से अच्छे चीज़ें नोट करें, फ़ायदा ही फ़ायदा हो आपका, बस बदले में आप दुआ दिया करें। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम ये फार्मूला निकाल चुके हैं 3 कैपेसिटर्स के लिए, तो अगर आपको पास इस सर्किट डायग्राम में n कैपेसिटर दे दिए जाए, n बहुत सारे, ऐसे सारे n तक कैपेसिटर दे दिए जाए, बहुत ज़्यादा, तो फिर फार्मूला क्या बनेगा? तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वही फार्मूला ऐसे लिख देना है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1
प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस एंड अप टू सो ऑन। चलते जाएं फिर भाई, कहाँ तक जाना है भाई, n तक जाना है, हमें क्या पता कहाँ तक है, जितने नंबर्स होंगे वो आपने उतने तक उसको जारी कर देना है। तो ये आपके पास अगर n कैपेसिटर्स हों तो ये आपके पास n कैपेसिटर्स के लिए फार्मूला बन जाएगा। ठीक है जी, अगर 5 आ जाए तो फिर n की ज़रूरत नहीं है, तो आप 5 तक जाने दें। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका था आज का टॉपिक। अब आप अगर बुक में देखें ना तो यहाँ तक ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन अब थोड़ी बहुत आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs इम्पोर्टेंट हम यहाँ पे बताएंगे, ताकि जो आपका 25% पेपर एनालिटिकल बेस्ड आना है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आना है, तो वो भी अगर उसमें कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छे तरीके से कर लें। टॉपिक आपका बुक के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब इसी टॉपिक से रिलेटेड किस तरह से आपसे शॉर्टकट फार्मूलाए पूछे जा सकते हैं, MCQ पूछे जा सकते हैं, और आपको किस तरह की चीज़ें याद रखनी है वो फिर यहाँ पे थोड़ा सा देख लें। पहली जो चीज़ मैं बताने लगा हूँ ना डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि रीमेंबर में आपने एक चीज़ याद रख लेनी है नोट में, वो है कि C इक्विवेलेंट जो होगी ना, C इक्विवेलेंट ये लेस होगी इंडिविजुअल ऑफ द कैपेसिटर C1 C2 C3 एंड अप टू सो ऑन। मैं इस बात का मतलब समझाता हूँ। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली है, वो जितने सर्किट में कैपेसिटर्स लगाए गए हैं ना, उनमें से जिस कैपेसिटर की वैल्यू सबसे छोटी होगी ना, उससे भी आंसर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का छोटा आएगा। फिर से सुन लें, इस बात का मतलब ये है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से हमेशा क्या आएगी, लेस आएगी, कम आएगी, छोटी आएगी, थोड़ी आएगी। इस बात का फिर अब दोबारा मतलब समझें कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो यहां से आप निकालेंगे ना, उसका आंसर जो इन कैपेसिटर्स में से जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी, उससे भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का आंसर छोटा आएगा। यह है इस बात का मतलब। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंडिविजुअल कैपेसिटर से क्या आती है, लेस आती है। मतलब इन तीनों में से जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी, उससे भी आंसर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का छोटा आएगा सीरीज में। ये याद रख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। ठीक, अब अगली बात भी याद रखें एक छोटी सी, और वो ये है कि डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप यहां पे देखें सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो Q इज इक्वल टू C या फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं ना, तो आज यहां पे चार्ज की वैल्यू क्या थी, सेम। अगर चार्ज की वैल्यू सेम हो तो इसका मतलब कांस्टेंट हो गया चार्ज। तो आपस में प्रोडक्ट में आपस में रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट आपस में रिलेशन इनवर्स होता है। तो इन दो चीज़ों का आपस में रिलेशन क्या बनेगा, अगर चार्ज सेम है तो ये दो चीज़ें आपस में क्या होंगी, इनवर्स। तो फिर मैं कह सकता हूं कि V जो है वो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा C के। तो कैपेसिटेंस अगर बढ़ेगी तो पोटेंशियल क्या होगा, कम, और अगर पोटेंशियल आप बढ़ाएंगे तो फिर वहाँ पे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होगा जब चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी तब। तो आज के सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू सेम है, तो फिर V और C का आपस में रिलेशन क्या होगा, इनवर्स होगा। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अगर सपोज करें आपके पास दो कैपेसिटर आ गए और इन दोनों की वैल्यू कैपेसिटेंस की डिफरेंट है। सपोज करें इसकी 5 माइक्रोफैरड दी गई है और इसकी दी गई है जी 10 माइक्रोफैरड। ये C1 है। डियर स्टूडेंट्स, टाइम एंड हो गया था। मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि अगर दो कैपेसिटर आ जाए, सपोज करें इस कैपेसिटर की C1 की वैल्यू है 5 माइक्रोफैरड और कैपेसिटेंस C2 की वैल्यू है जी 10 माइक्रोफैरड। अब वो यहाँ पे आपसे कहता है C इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट करें। दो कैपेसिटर दिए गए और वो आपसे कह रहे हैं कि C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या करें, कैलकुलेट करें। तो अब आप चाहें तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। चाहे तो आप यहाँ पे एक डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे फिर आपको C1 C2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, एलसीएम लेना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, तब आपके पास C इक्विवेलेंट आएगा। लेकिन अगर आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें, जब भी दो कैपेसिटर दिए जाए, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, तो आपके पास जल्दी आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट C इक्विवेलेंट का आ जाएगा, रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, दो कैपेसिटर दिए गए ना, तो प्रोडक्ट ओवर सम। ये देखें, प्रोडक्ट ओवर सम, प्रोडक्ट ओवर सम, तो डायरेक्ट आपके पास C इक्विवेलेंट आ जाएगी। क्लियर है जी। लास्ट पॉइंट इसका, और वो है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास
n कैपेसिटर दिए जाए, फॉर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, फॉर n कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस या वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, ईच ऑफ कैपेसिटेंस इज c। देखें, अगर n कैपेसिटर हो, हर एक की कैपेसिटेंस की वैल्यू c दी हो, c, तो फिर आपसे कह दिया जाए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। तो अब आप डियर स्टूडेंट्स अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को इस रिलेशन से निकालने बैठ गए तो आपको काफ़ी देर लग जाएगी। देखो ना, n कैपेसिटर हैं और हर एक की वैल्यू कितनी है, c, तो आप फिर क्या लिखेंगे, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c 1 + 1/c 2 + 1/c 3 एंड अप टू सो ऑन n तक। फिर C1 की वैल्यू C, फिर C2 की वैल्यू C, फिर C3 की वैल्यू C, फिर एलसीएम, फिर उसको रिवर्स करेंगे, मतलब आपको 1-2 मिनट लग जाएंगे। तो उससे बचने के लिए आप सिर्फ 2 सेकंड्स में आंसर दे सकते हैं। लेकिन याद रहे, चाहे n कैपेसिटर हो, चाहे जितने मर्जी हो, हर एक की वैल्यू अगर सेम हो तब 1 सेकंड में आप आंसर देंगे। उसके लिए फार्मूला याद रखिएगा, वो फार्मूला डियर स्टूडेंट्स आपके पास होगा C/n। क्या होगा फार्मूला, C/n, ये फार्मूला होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। अगर कैपेसिटर की वैल्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम दी जाए, यानी कि जितने कैपेसिटर्स होंगे हर एक की वैल्यू अगर कैपेसिटेंस की सेम है, तब आप चुप करके ये फार्मूला यूज करें, आपके पास 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अब देखें, हमारे पास हर एक की वैल्यू क्या है, c, कितने कैपेसिटर्स है, n, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी C/n। ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, अब सपोज करते हैं कि आपके पास कैपेसिटर जो है वो आ गए हैं 10, यानी कि 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर ये 10। अब हर एक की वैल्यू वो दे रहा है 5, इसकी भी 5 माइक्रोफैरड 5 5 5 5 5 5 5 5। अब आपसे कहता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें, तो अब ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो देर लग जाएगी ना। तो ये देखें, ये फार्मूला यूज करें, C इक्विवेलेंट आपने अगर कैलकुलेट करनी है तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हर एक की वैल्यू, C का मतलब हर एक की वैल्यू, हर एक की वैल्यू क्या आ रही है, 5 5 5 5, तो ऊपर लिख दो 5, नीचे n, टोटल कितने हैं 10, तो ये आ गया 10। तो 5 1 द 5 5 2 द 10, तो 1/2, ये आंसर आ गया। और 1/2 का मतलब 0.5 है। तो देखें 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो ये फार्मूला भी आपने याद रखना है। लो जी, टॉपिक हो गया कंप्लीट। टाइम जरूर लगा है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे ना तो आपको अच्छे बच्चे समझ रहे हैं और अच्छे बच्चे बना रहे हैं। आपको बनी बनाई सी 2-4 बातें नहीं कर रहे, आपको यहाँ डायग्राम में हर एक चीज आपको क्लियर करवाई है कि चार्ज की असल में कहानी चल क्या रही है, वो बताइए जिसकी वजह से टाइम लगा है। फिर आपको स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल रिलेशंस करवाए हैं और एंड पे आपको बताया है कि ये चीज़ें भी आपने सारी यहाँ से जो हमने बनाई हैं टॉपिक से रिलेटेड, ये भी याद रखनी है, क्योंकि ये आपके पास कंसेप्चुअल एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब लास्ट में आपके पास 13.4 एग्जाम्पल है, ये आप बैठ के खुद करेंगे, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। अभी आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको ये टॉपिक कितना समझ आया है। ठीक है, तो आपने ईमानदारी से बैठ के खुद ये एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। वो आपको डायग्राम में 3 कैपेसिटर दे रहा है, तीनों सीरीज में कनेक्ट हुए पड़े हैं और बैटरी का पोटेंशियल दिया है उसने 6.0 वोल्ट, यानी कि ये बैटरी का पोटेंशियल है और ये इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू है 3 पिको फैरड और पिको की वैल्यू आपके पास क्या होती है 10⁻⁻12। पिको की वैल्यू जो होती है वो 10⁻⁻12 होती है। ठीक, तो उसके बाद 4 पिको फैरड इसकी वैल्यू है और इसकी कितनी है 5 पिको फैरड है। अब आपसे पहले पार्ट में इसके टोटल 3 क्वेश्चन आपसे कर रहा है वो, यानी कि 3 चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। पहले में कह रहा है टोटल कैपेसिटेंस निकालें यहाँ से, दूसरे बी पार्ट में कह रहा है कि आप चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वो आप चार्ज की वैल्यू निकालें, यानी कि आपको Q1 भी निकालना है, Q2 भी निकालना है और Q3 भी निकालना है। तो आप अगर Q निकाल लें तो चार्ज की वैल्यू तो सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो तीनों के अक्रॉस वही वैल्यू होगी, तो आप एक दफ़ा Q निकाल लें बस। और तीसरे में कह रहा है सी में वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर V1 V2 और V3 आप निकालें। तो सबसे पहला पार्ट देखिएगा, इक्विवेलेंट अगर कैपेसिटेंस निकालनी हो तो ये आपके पास फार्मूला है, इसमें C1 C2 C3 की वैल्यू दी गई है, पुट करें एलसीएम ले आंसर आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो आंसर आएगा ना वो 1.3 पिको फैरड आएगा। ये आप बैठ के सॉल्व करें। उसके बाद अगर चार्ज की वैल्यू निकालनी हो Q, तो ये देखें इक्विवेलेंट C आपके पास ये आ गया
और V आपके पास पोटेंशियल ये दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद V1 अगर आपको चाहिए, V2 चाहिए, V3 चाहिए, तो डियर स्टूडेंट्स Q इज इक्वल टू CV होता है, V इज इक्वल टू Q और C जनरल फार्मूला आ गया। तो अब हमें चाहिए V1, तो V1 क्या होगा, यहाँ पे 1 लिख दें, यहाँ पे भी 1 लिख दें, तो Q1 ओवर C1। Q1 का मतलब Q है क्योंकि 4 की वैल्यू सेम है, क्लियर। तो C1 भी आपको दिया हुआ है 3 पिकोफैरड, पिको की वैल्यू पुट ना करें, करें भी सही तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो Q की जो आपके पास वैल्यू होगी वो यहाँ से निकल आएगी, तो वो आपके पास आंसर आएगा V1 का। V2 का आंसर निकालना है तो Q की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है, C2 की वैल्यू ये रही 4, ये आप पुट कर दें आंसर आ जाएगा। V3 निकालना है, Q की वैल्यू आपको यहाँ से मिल चुकी है, C3 आपको ये दिया हुआ है, पुट करें आंसर आ जाएगा। तो ये छोटा सा काम है, ये आप मेहरबानी करें अपने ऊपर, इसको बैठ के एग्जाम्पल को खुद सॉल्व कर लें। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज के इस टॉपिक की डिटेल में डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।